तो दोस्तों एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए आपकी जीएससी क्लासेस चल रही हैं। ये नेक्स्ट बूस्टर है और इसमें आज हम इतिहास के कुछ ऐसे बिंदुओं को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब क्योंकि बहुत ही डिटेल में अगर हम इतिहास पढ़ेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपको पता है कि जितना भी जीएस में आपका सिलेबस है वो पूरे एक साल में भी कवर नहीं हो पाएगा। तो हमारा प्रयास ये है कि जितने भी मुख्य बिंदु हैं यानी कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी उनको थोड़ा सा डिटेल में जान लेंगे। इस प्रकार से सारा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज ये जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे जो कि कई बार यूपीपीएससी, यूपीएससी आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे कि दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। अब मैंने इतिहास का जो टाइमलाइन है उसको आपको पहले पार्ट में बताया था। तो अगर आप टाइमलाइन को समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से हिस्ट्री की टाइमलाइन चलती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहला वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। तो बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंड में बांटा गया है। ठीक है, ये कालखंड कब से कब तक हैं? तो एक है आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो इसके बारे में शुरुआत कब से हुई यह अज्ञात है, लेकिन इसे 8000 ईसा पूर्व तक माना गया है। पूरा पाषाण काल अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल यानी कि पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का जो समय है इसे कहेंगे आप मध्य पाषाण काल। ये आपका 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का समय है। और नव पाषाण काल दोस्तों ये है आपका 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का समय। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2500 ईसा पूर्व तक का समय है यहीं से आपकी जो सिंधु घाटी और हड़प्पा की सभ्यता है तो यहीं से आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जो है उसके पहले का जो समय है उसे आप नव पाषाण काल के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता हैं लेकिन जो परीक्षा में पूछी जाएंगी सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों याद रखना कि सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया गया था। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो कंफ्यूज यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं होना है। लोहा जो है तांबे के बहुत बाद में जाकर खोजा गया है। लोहे का ज्ञान जो है वो आपको वैदिक काल में जाकर होता है। ठीक है, वैदिक काल की जो टाइमलाइन है मैंने आपको बताया था, वैदिक काल की जो टाइमलाइन होगी यह आपकी 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होती है और कब तक जाती है तो 600 ईसा पूर्व तक जाती है। ठीक है, इसमें भी 2 टाइमलाइन है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो लोहे का ज्ञान कब होता है? वैदिक काल में होता है। तो वैदिक काल में लोहे के ज्ञान के संबंध में यह मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल में विकसित हुआ। यानी कि जो टाइमलाइन यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होती है ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व तक चलती है, इसी टाइमलाइन में लोहे का ज्ञान इंसान को होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का जो एटा जिला है, एटा जिले में अंतरंजी खेड़ा में लोहे के उपयोग के प्रमाण मिले हैं जो कि इसी काल से संबंधित है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि उत्तर प्रदेश का वह स्थान बताइए जहाँ पर लोहे के उपयोग के पहले प्रमाण मिले हैं तो ये है आपका अंतरंजी खेड़ा। और अंतरंजी खेड़ा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह एटा जिले में स्थित है। करेक्ट। ध्यान दीजिएगा कि उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं यानी कि जो हमारे उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ हैं, आपको पता है ना कि सबसे पुराना जो हमारा वेद है ऋग्वेद है और उत्तर वैदिक में बाकी के 3 जो वेद हैं वो लिखे गए हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से वेद हैं। तो उस समय के जो ग्रंथ हैं उसमें लोहे को क्या नाम दिया गया है? लोहे को कहा गया है श्याम अयस। श्याम अयस कहा गया है या फिर इसे अयस भी कहा गया है। श्याम अयस या अयस अगर ये नाम आए तो आप समझ लीजिएगा कि इसे कहा जा रहा है किसे? लोहे को। तो ऋग्वैदिक काल में इसे कहा गया था अयस। मतलब कि कुल मिला के देखा जाए तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का जो समय है इस दौरान इसे कहा गया था अयस। लेकिन 1000 बीसी यानी कि ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व बीसी तक का जो समय है तो यहाँ पर श्याम शब्द इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है, खेती का पहला साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो खेती का जो पहला साक्ष्य है ये प्राप्त होता है हमें कहाँ से? तो मेहरगढ़ से हमें प्राप्त होता है।
और मनुष्य द्वारा बोई गई जो पहली फसल थी ये गेहूँ थी। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि मनुष्य ने कौन सी फसल सबसे पहले बोई थी, तो यह गेहूँ की फसल थी। ठीक है, सबसे आसान था इसे बोना और इसे उगाना, क्योंकि धान के लिए आपको पता है ना कि जल की अधिकता होनी चाहिए। हालांकि धान जो है ये बाद में उगाया गया। प्रमुख वेद कितने हैं, तो वेदों की संख्या कुल 4 है, आपको पता ही है, यहाँ पर कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, और इसके बाद बाकी के जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, ये वेद जो है ये उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद ही एक तरीके से देखा जाए तो यहीं से प्रश्न सबसे अधिक बनते हैं। क्या क्या प्रश्न बनते हैं, जैसे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचनाएं हैं, और यह सबसे प्राचीन वेद भी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देवता सोम का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो देवता सोम का जो उल्लेख है दोस्तों ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में कितनी नदियों का जिक्र आता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो ऋग्वेद में कुल 21 नदियों का जिक्र है। कितनी नदियों का, 21 नदियों का। तो ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र किया गया है, लेकिन गंगा नदी के बारे में कितनी बार जिक्र आया है ये आप बताएंगे अगर आपको पता है, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करें, आगे लेक्चर में आपको बताता हूँ। और ध्यान दीजिएगा कि गायत्री मंत्र जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित मंत्र है, तो गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ऋषि विश्वामित्र। माना जाता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, ऋषि विश्वामित्र ने की थी। और ध्यान दीजिएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ठीक है, एक युद्ध कई बार पूछा जाता है दशराग युद्ध के बारे में। दशराग के मतलब 10 राजाओं का युद्ध। तो दशराग युद्ध का वर्णन जो है ये भी आपके ऋग्वेद में ही मिलता है, ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। 7वें मंडल में क्या मिलता है, दशराग युद्ध के बारे में। अब यहाँ पर एक सुदास नामक राजा है, एक तरफ सुदास नामक राजा है और उसके अपोजिट जो है 9 राजा होते हैं, लेकिन सुदास ने जो है सबको हरा दिया था। यह जो युद्ध था इसे परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। परशुनी नदी जिसे जो है इरावती भी कहा गया है, इरावती और परशुनी ये दोनों ही जो है वर्तमान में जो रावी नदी है इसी के प्राचीन नाम है। ठीक है, तो रावी नदी जो है यही प्राचीन काल में इरावती और परशुनी के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो दोस्तों यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य में भी है और पद्य में भी है। ठीक है, गद्य और पद्य में लिखा गया वेद कौन सा है, तो यह यजुर्वेद है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और सामवेद, सामवेद में संगीत की जानकारी प्राप्त होती है। सामवेद में कुल रचनाएं कितनी हैं, तो 1559 हैं। इसमें 78 नहीं है, बाकी जो इसकी रचनाएं हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं, यानी कि सामवेद में केवल 78 जो है नई रचनाएं हैं, बाकी जो है यह कॉपी किया गया है किससे, ऋग्वेद से। सबसे नया जो वेद है वो अथर्ववेद है। सबसे नया वेद इसे कहा जाता है क्योंकि सबसे बाद में लिखा गया वेद है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद में क्या क्या मिलता है आपको, तो अथर्ववेद में आपको जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह और प्रेम का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं मानी जाती हैं, एक है पिप्लाद और एक है शौनक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पिप्लाद और शौनक किस वेद की 2 शाखाएं हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये प्रश्न आया तो एग्जाम में क्या लिखेंगे आप, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा कि अथर्ववेद को ही ब्रह्मवेद भी कहा गया है। अथर्ववेद में लिखा है कि सभा और शमिति यह प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में आया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वेदांगों की कुल संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों, तो वेदांगों की कुल संख्या यहाँ पर 6 मानी गई है। ये भी कई बार पूछा गया है। वेदांग कितने हैं, 6 हैं। क्या नाम है इनके, तो एक है आपका शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद, ये हमारे 6 वेदांग हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ठीक है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष ऋषि लोमहर्ष को माना जाता है, और सबसे प्राचीन जो पुराण है ये मत्स्य पुराण को माना जाता है। हालांकि दोस्तों अगर बात करें तो विष्णु पुराण का जो संबंध है ये मौर्य वंश से है, और मौर्य वंश सबसे प्राचीन है। अगर देखा जाए तो जो 3 वंशों की वंशावली हमें पुराणों में मिलती है, मौर्य वंश, सातवाहन वंश और गुप्त वंश,
तो सबसे प्राचीन वंश तो इसमें मौर्य वंश ही है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि सातवाहन, यानी कि यहाँ पर जो मत्स्य पुराण है, सातवाहन वंश से संबंधित जो है, तो मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और मत्स्य पुराण का जो संबंध है ये सातवाहन वंश से है, और वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। अब क्योंकि विष्णु पुराण में मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का जो समय है यह 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक है। आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसके बाद आता है आपका सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश जो है यह 230 ईसा पूर्व में स्टार्ट होता है और 220 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। जबकि गुप्त वंश जो है यह 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक रहा है। तो क्रम से देखा जाए तो सबसे प्राचीन कौन सा वंश हुआ इसमें? मौर्य वंश, फिर सातवाहन वंश, फिर गुप्त वंश। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? तो उपनिषद कितने हैं? 108। कितने उपनिषद हैं? 108। ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का जो समय माना गया है टाइमलाइन पर, यह 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। कब से कब तक? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये सभ्यता भी एक ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में लिपि का ज्ञान तो हमें है, लेकिन हम लिपि को अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। यानी कि इस समय का इतिहास लिखित रूप में मौजूद तो है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का समय माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, सिंधु समाज जो था यह मातृ सत्तात्मक था, ठीक है, मातृ सत्तात्मक था। और एक नर्तकी की मूर्ति है जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है। ये नर्तकी की मूर्ति कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, किस धातु से बनी है और इसकी खोज कब हुई थी? तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो नर्तकी की मूर्ति है यह मोहनजोदड़ो से मिली है। और ध्यान दीजिएगा कि यह कांसे से बनी है। किससे बनी है? कांस्य, ठीक है। और ये 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाई गई थी। मूर्ति की जो ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर ओनली है। और एक युवती को आत्मविश्वास से खड़ी मुद्रा में इसे दिखाया गया है, जिसके एक हाथ में चूड़ियाँ हैं। इसे मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में 1926 में खोजा गया था। किसके द्वारा? अर्नेस्ट मैके के द्वारा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हाथों में क्या है? चूड़ियाँ हैं और बहुत ही आत्मविश्वास से यह खड़ी है। तो ये मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? यह मोहनजोदड़ो से मिली है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। अर्नेस्ट मैके के द्वारा इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी इमारत। ये अन्नागार आप देख पा रहे होंगे। अन्नागार ये सबसे बड़ी इमारत है जो कि हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई सबसे बड़ी इमारत है। तो हड़प्पा कालीन सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो यह अन्नागार है। नेक्स्ट है अग्निकुंड हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। जबकि मनके बनाने के जो कारखाने थे वो लोथल में भी प्राप्त हुए हैं और चंदोड़ो में भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से, जबकि मनके कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो लोथल और चंदोड़ो से। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? तो चावल के साक्ष्य हमें लोथल से मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैदिक सभ्यता है, मैंने आपको बताया था कि इसे 2 खंडों में आप बांट सकते हैं। पहला खंड है ऋग्वैदिक काल, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है इसे कहा जाएगा ऋग्वैदिक काल। इसके बाद जो समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय, इसे उत्तर वैदिक काल कहा गया था। और आर्य जो कि इस सभ्यता के संस्थापक माने जाते हैं, तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो मैक्स मुलर लिखते हैं कि आर्य जो थे वो ईरान, मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किए थे। और सबसे पहले कहाँ पर आए थे? तो ये अफगानिस्तान में और जम्मू कश्मीर में आकर बसे थे। आर्यों की भाषा संस्कृत और सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। इसके पहले आपने देखा था कि जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो बाद में सभ्यता आई है वो ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता है यह किस प्रकार की सभ्यता है? तो यह ग्रामीण सभ्यता है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। क्रम से सजाने के बारे में इसे कई बार दिया गया है। हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्रश्न 2-3 परीक्षाओं में ही एकाध जगह देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रशासन की इकाई थी इसे 5 भागों में बांटा गया था। तो पहला भाग था कुल। कुल मतलब परिवार, ठीक है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है फैमिली के बारे में। सबसे छोटी इकाई थी फैमिली। कई सारी फैमिलीज मिलकर क्या बनाती थी? ग्राम, यानी कि विलेज, ठीक है। कई सारे ग्राम मिलकर क्या बनाते थे? तो विस बनाते थे। विस जैसे कि आपका तहसील होता है,
विस, और इसके बाद कई तहसीलों को मिलकर बनता था जन, जिसे आप जनपद कह सकते हैं, और कई जनपदों को मिलाकर बनता था देश यानी कि राष्ट्र। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र, ये प्रशासन की 5 इकाइयाँ हैं। सबसे छोटी इकाई यहाँ पर कुल है, सबसे बड़ी इकाई आपकी राष्ट्र है। ग्राम का मुखिया जो है ग्रामीणी कहलाता था, ध्यान दीजिएगा। विस का जो प्रधान होता था यह विस्पति कहलाता था, और जन का जो शासक होता था उसे राजन कहते थे। गविष्टि शब्द का क्या अर्थ होता है? गविष्टि शब्द का प्रयोग जो होता था ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में, तो गविष्ट मतलब होता था युद्ध के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। और गविष्ट का अभिप्राय क्या था? इसका अभिप्राय यानी कि अर्थ होता था गायों की खोज। वाजपति यानी कि गोचर भूमि का अधिकारी, ऐसी जमीन जहाँ पर गायें चरने के लिए जाती थी उन्हें गोचर कहा जाता था। तो गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था उसे कहते थे वाजपति, वाजपति। और उग्र कौन था? तो उग्र नामक जो अधिकारी था ये अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऋग्वैदिक समाज के बारे में, जिसकी टाइमलाइन क्या है? 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का जो समय है यह ऋग्वैदिक समाज है। तो यहाँ पर व्यवसाय जो है वो कर्म के आधार पर 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। इसका मतलब ये था कि जिसका जैसा कर्म होगा उसको उसी वर्ण में रखा जाएगा। यहाँ पर शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण हो सकता था अगर वो ब्राह्मण के कर्म करता था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ? आगे चलकर ये व्यवस्था जो थी वो किस प्रकार से बदल गई? वो जन्म के आधार पर बदल गई। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होने लगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय होने लगा। तो ये व्यवस्था बाद में जाके लागू होती है, ज़्यादा बाद में नहीं, बस 1000 BC के बाद। 1000 BC से अगर आप देखेंगे यानी कि जो आपका उत्तर वैदिक काल है, 1000 BC से लेकर 600 BC तक का जो समय है, इसी समय में जो जाति व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर लागू होने लगी थी। आर्य समाज जो था यह पितृसत्तात्मक था। मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी यह मातृसत्तात्मक थी, जबकि आर्य समाज जो था वह पितृसत्तात्मक था, इसमें पिता की सत्ता चलती थी। अमाजू कहा जाता था उन महिलाओं को जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी। और इस समय यानी कि ये जो वैदिक काल था, वैदिक काल में जो व्यवसाय होता था वह मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन होता था। जीवन का निर्वाह जो है कृषि और पशुपालन पर निर्भर था। ध्यान दीजिएगा, सामूल्य ये शब्द जो है यह ऊनी कपड़ों को कहते थे, सामूल्य। और सबसे प्रिय पशु था उनका घोड़ा, और प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं मैं आपको बता रहा हूँ यह ऋग्वैदिक समय के। आगे चल के उत्तर वैदिक में देखेंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पर फिर से बदल रही हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में क्या होता था? गौहत्या पर किसी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति जो है गौहत्या कर देता था तो उसे देश से निकाल दिया जाता था या फिर उसे मृत्युदंड दिया जाता था। सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी गई थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार आता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मैंने शुरू में आपसे पूछा था, ये उसका आंसर है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? मात्र एक बार। यमुना का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो मात्र 3 बार। जबकि सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख है? तो सिंधु नदी का। सिंधु नदी का जो उल्लेख है ये सर्वाधिक है, सबसे अधिक बार ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल में, यानी कि आपकी टाइमलाइन आ गई है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों अब मैंने आपको बताया था ना कि जो ऋग्वैदिक काल है प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था बदल रही है, अब जो प्रिय देवता हैं वो प्रजापति हो गए। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। हल को सिरा कहते थे और जो हल से बनी रेखा थी उसे सीता कहा गया। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सत्यमेव जयते जो शब्द है इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते शब्द ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आइए इनको देखते हैं। जैसे कि योग दर्शन के जो प्रवर्तक है ये ऋषि पतंजलि हैं। ठीक है, पतंजलि को जो है योग दर्शन का प्रवर्तक, जबकि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम ऋषि हैं। चार्वाक दर्शन चार्वाक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। सबसे प्राचीन जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन ही माना गया है। पूर्व मीमांसा लिखा गया है जैमिनी के द्वारा, जबकि उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो हैं बादरायण। वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं ये हैं कगाद या उलूक। तो ये सारे दर्शन जो है ना कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी के जो धर्म बचे हुए हैं
जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, सिख धर्म और अन्य जो धर्म हैं जो कि एग्ज़ाम में होते हैं, तो सारे चीज़ों को एक साथ एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अब सबसे पहले तो आपका जो जीएस है इसको हम इसी प्रकार से पूरा करेंगे, ताकि अगर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबे लंबे होंगे और फिर सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। तो प्रयास यही है कि आपका सिलेबस जो है वो पूरा होता रहे। वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा, तभी तथ्य आपको याद होंगे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।